वह बहुत बुरी लड़की थी जिसका नाम था बिंदी। नाम बिंदी होने से क्या होता है, रही तो ठोकरों पर ही ना। जीती रही और मर गई तो क्या हुआ, क्या घटा संसार से। बुरी लड़की थी, अच्छा हुआ मर गई। पैदा गांव में हुई थी, दादी ने जन्मते ही अस्वीकार कर दिया। करना ही था। छी, बेटी जो थी गुलाबी रंगत वाली 2 किलो की छोकरी। जच्चा को ढंग से खाने को नहीं मिला, उसने व्यंग्य बाण खाए और आंसू पिए। बिंदी की दादी शारीरिक हिंसा भी उदारता से प्रदान करती। ऐसी परिस्थितियों में भी माँ दया कर छोकरी को अपनी सूखी छातियों का दूध पिला ही दिया करती। परंतु समयांतराल में जब वह गांव से कस्बे में बिंदी के पापा के साथ रहने आ गई, तब उसका सारा आक्रोश बिंदी पर ही उतरता। न छोकरी जन्म लेती, न अपनी यह कुगत होती। देह कमजोर हुई तो क्या, 2.5 इंच की जीभ में तो जोर था ही। बिंदी के पापा अक्सर दौरे पर बाहर जाते, बाकी समय भी उनके लिए उनकी नौकरी से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ न था। उस जमाने में आज की तरह साधन सुविधा न थे, इसलिए बिंदी की माँ को दिन भर खटना पड़ता था। हाथ अपना काम करते, जीभ अपना। सास के सुनाए ताने याद आते, दुर्व्यवहार याद आता, अपनी बेबसी याद आती। चूल्हे में लकड़ियाँ जल रही होती, मन होता चूल्हे की जलती लकड़ी से सास का मुंह जला दे, लेकिन सामने सास नहीं बिंदी होती। बिंदी का मुंह तो न जला पाती, पर हृदय फूंकती रहती, साथ ही अपना भी। सच, बिंदी की माँ कितनी अहिंसक थी। दिसंबर का महीना था, बर्फीली हवाएं चल रही थी। बिंदी के घर के आंगन में धूप बहुत कम आती थी, इसलिए बेचारी माँ को लगभग रोज ही सूबेदारनी के आंगन में धूप सेकने जाना पड़ता था। गुनगुनी धूप और गप्पों की गर्म महफिल। सूबेदारनी कह रही थी, बाप रे बाप, पांडेणी तो खुद को सरग की परी समझती है। अपना तो मोहल्ले भर में आना जाना उठना बैठना है, पर कोई ऐसी नहीं देखी जो कह दे आप बुरा न माने तो बच्चों को पढ़ाने का समय हो रहा है। अरे समय का क्या, वह तो अपने हाथ में है, जब चाहे जो करो। पर यह तो मुझे उल्टे पैरों वापस भेजने के लिए था बस। मक्खन लगा के छुरी मारी है। बुरा न मानो तो, सूबेदारनी ने क्षमता भर मुंह को विकृत कर कहा। बिंदी की माँ आश्चर्य से आंखें फाड़कर बोली, आप उसी समय गई थी दीदी उनके घर? अरे क्या उसी समय, यही कोई 12 साढ़े 12 पे गई। नाटकबाज ने 10 बार घड़ी देखी। 2 बजे कहीं चाय बिस्कुट लेकर आई, बस चाय के खाली कप रसोई में धरने गई तो उसके बच्चे आ गए। फिर उन्हें खिलाने पिलाने में जुटी और मुझे भूल ही गई। पूरे 20 मिनट बाद पधारी बैठक में और बस जरा सी देर में बोलती है कि फिर किसी दिन बातें करेंगे दीदी, आप बुरा न माने तो मेरा तो बच्चों को पढ़ाने का समय हो रहा है। वाह रे समय वाली, बिंदी की माँ ने होंठ तिरछे कर कहा। ग्रेजुएट है ना, इसीलिए दिमाग खराब है। 10-20 कम पढ़ी लिखी औरतों के बीच ज्यादा पढ़ी लिखी, इसी से तो अपने आप को महारानी समझती है। न किसी से मिलना न जुलना। अरे इस मोहल्ले में कीर्तन होते हैं, गाने गवाने होते हैं, एक भी औरत ऐसी नहीं जो अपने घर ढोलक न पिटवाती हो। एक यही है बस अनोखी। देखो तो ग्रेजुएटी के ठसके, कहती है पांडे जी को पसंद नहीं। अरे किसके आदमी को पसंद है औरतों का गाना बजाना? आदमी तो सभी ऐसे ही होते हैं, पर औरतों को तो व्यवस्था करनी होती है। आदमी ऑफिस जाता है, दौरे पर जाता है, नाते रिश्तेदारों में जाता है, ऐसे में ही सब करवाती हैं। सबका जी खुश हो जाता है और समय की भली चलाई। दीदी, हमारी घड़ी में भी 24 ही घंटे तो होते हैं। अभी तो पांडेणी पुराण का पहला पृष्ठ भी न पलटा था कि वह बिंदी, उम्र 10 साल, कक्षा 5 में पढ़ने वाली, दाल भात में मुसरचंद बनकर आधम की। माँ ने चौंक कर देखा। वो छोकरी, छुट्टी तो 3 बजे होती है स्कूल की, अभी तो 2 भी नहीं बजे, फिर तू कैसे आ मरी? मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, छुट्टी लेकर आई हूँ। फिर अपने घर जाती, यहाँ क्यों आ गई? माँ को बिंदी के सरदर्द से ज्यादा गप गोष्ठी भंग होने की चिंता थी। अपने घर ही तो गई थी पहले, ताला लगा हुआ है। मैंने तुम्हें 20 आवाजें दी, गप्पों में तुम्हें कुछ सुनाई तो देता नहीं। बिंदी के स्वर में रोष था। सूबेदार ने जलती आँखों से बिंदी को देखकर उसकी माँ से बोली,
तुम्हारी छोकरी दिखने में तो कमजोर है, लेकिन जीभ तो कैंची है इसकी। आपकी जुबान तो जैसे मिश्री से भी मीठी है ना। बिंदी चिड़चिड़ाई। हे बिंदी की बच्ची, मेरे मुंह लगती है। 25 सालों से इस मोहल्ले में रह रही हूँ, अंगद की तरह पैर जमा के। मजाल है किसी की जो मुझसे जुबान लड़ाए, और तेरी ये हिम्मत। सूबेदारनी, जो थोड़ी देर पहले अपने जोड़ों के दर्द का रोना रो रही थी, चीते की सी फुर्ती से उछली और बिंदी को धर दबोचा। बिंदी की माँ एक और खड़ी थी, हतप्रभ। करती भी क्या बेचारी, अहिंसक औरत। सूबेदारनी ने पहले बिंदी की चुटिया झटकी, वह दर्द से बिलबिलाकर चीख पड़ी। सूबेदारनी ने फिर उसके गालों पर तड़ातर 4-6 झापड़ मार दिए। इस पर भी सूबेदारनी के दग्ध हृदय को ठंडक न मिली। भागने को उद्धत बिंदी की चुटिया उसने फिर से पकड़ ली और कसकर मुट्ठियों में भरकर उसके बाल झिंझोर डाले, फिर कसकर 2 घूंसे उसकी पीठ पर जमा दिए। बिंदी की माँ अब भी चुप शांत खड़ी थी, लेकिन जब बिंदी बिलबिलाई तो वह दबे पांव अपने घर की ओर चल दी। अब तक सूबेदारनी का पारा भी नीचे हो गया था, इसलिए बिंदी भी जान छुड़ाकर भाग गई। इस घटना से बिंदी का मन विद्रोह कर उठा। माँ के सामने ही इतना कुछ हो गया और उसने कुछ नहीं किया। अगर वह राक्षसी जान से मार डालती तब भी यह कुछ नहीं कहती। अपमान से जल रही बिंदी सरदर्द तो भुला ही बैठी थी। अकड़ और गुस्से से माँ से बात तक नहीं की। पक्का सोच लिया कि पापा के आने पर माँ की शिकायत करनी है। पापा आए तो बिंदी जल्दी जल्दी अपनी बात कह के पापा की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करने लगी। पापा हाथ धो रहे थे। तौलिए से मुंह पोंछते वे बिंदी के पास आए और 2 झापड़ उसके गालों पर जमा दिए। गई क्यों थी दूसरों के घर, और बड़ों के मुंह लगना तुझे किसने सिखाया? खबरदार जो अब कभी किसी से भी शिकायत मिली, वरना समझ लेना तेरी खैर नहीं है। सूबेदारनी की उतनी मार से भी अधिक आहत हुई बिंदी पापा के 2 ही थप्पड़ों से। अपने अंदर कुछ टूटने का पता चला उसे। क्या टूटा वह समझ नहीं पाई। शायद वह पापा की स्नेहमयी छवि थी जो टूटकर चकनाचूर हुई थी। अब और किससे कह सकती थी? बस एक छोटा भाई था जिसकी समझ से बाहर था बिंदी का दर्द। उससे कहना बेकार था। बिंदी को पिटता देखकर वह कोने में चुपचाप सहमा खड़ा था। बड़ी ढीठ थी बिंदी। उसने कई बार उलाहनों के बीच उस घटना का जिक्र किया। एक बार तो उसने माँ से यहाँ तक कह दिया कि तुम मेरी सगी माँ नहीं हो सकती, जरूर तुम सौतेली माँ हो। इस बात की शिकायत माँ ने पापा से की। पापा ने उसे छड़ी से मारा। माँ अपने आप नहीं मारती थी। बच्चों की हर गलती पर वह उन्हें पापा से पिटवाती थी। खुद एक तो बेचारी औरत जात, फिर कमजोर, मारती भी तो क्या लगती। मार न पड़ती तो फिर कैसे सद्बुद्धि आती बच्चों को। यह बात अलग है कि बिंदी को तो फिर भी सद्बुद्धि नहीं आई, लेकिन माँ का दिल बड़ा कोमल, बड़ा कच्चा। जहाँ बेटी की देह पर एक बूंद खून दिखा नहीं कि आंखें बंद हो जाती। ऐसी दयालु माँ भला क्या मारती। इसलिए पापा से पिटवाना ही ठीक रहता। घर के बड़े और वह भी पुरुष, उन्हीं के हाथों न्याय होना अच्छा लगता। उन्हीं को शोभा देता है ताड़ना। फिर एक बात यह भी थी कि तरह तरह के तनाव जो उन्हें नौकरी करते हुए मिलते, उन सब तनावों को ढीला करने के लिए भी उन्हें कुछ व्यायाम चाहिए था। बिंदी जैसी जिद्दी लड़की की पिटाई भी एक अच्छा व्यायाम थी, तनाव शैथिल्य की एक वैज्ञानिक विधि। छोकरी बिंदी को माँ बाप का खून जलाने में भी बड़ा मजा आता था। वह ऊपर की मंजिल में बैठी पढ़ रही होती और माँ नीचे रसोई से आवाज देती, बिंदी क्यारी से धनिया तोड़कर लाना जरा। बिंदी हिलती भी नहीं। माँ को दूसरी और कभी कभी तीसरी बार भी आवाज देनी पड़ती। पापा अपनी आदत के अनुसार मुंह ढके दूसरे कमरे में लेटे होते। उनका ऑफिस घर से 60-70 कदम की दूरी पर था। आते जाते थक जाते थे बेचारे। माँ की दूसरी पुकार जैसे ही उनके कान में पड़ती, वे कंबल चादर फेंक उछल पड़ते। उनके हाथ में बेंत आ जाता, या अगर बेंत ना भी आता तो दुबले हाथों की कड़क हड्डियों का झापड़ किसी बेंत से कम नहीं होता। बिंदी का तन और मन दोनों कांप उठते। बड़ी मुश्किल से वह कह पाती, मैंने सुना ही नहीं। चाहे कितनी मुश्किल क्यों न हो, आवाज भय से पाताल में क्यों न डूब गई हो, पर वह कहती जरूर। निगोड़ी से यह न होता कि चुपचाप पिट ले बिना शिकवा शिकायत की, जैसी उससे आशा रखी जाती थी। अब बताइए, मुंह लगने वाली
जवाब देने वाली दुष्ट लड़की के आगे क्या उसके पापा छोटे पड़ जाते? वे कड़कते, सुना क्यों नहीं? साथ में झापड़ भी पड़ता, सुनाई ही नहीं दिया। सुनाई क्यों नहीं दिया? साथ में एक और झापड़। पढ़ाई में ध्यान था। फिर धनिया प्रसंग का आखिरी भरपूर थप्पड़ मारकर पापा पढ़ाई पर उतर आते। ईमानदारी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ऑनेस्टी। स्पेलिंग बोलो। HONES नहीं, HON नहीं, HO। भय कंठस्थ को भी विस्मृत करा देता। पापा का झापड़ सिर पर पड़ता। बात सिद्धांतों की थी। पढ़ाई बुद्धि से होती है, बुद्धि सिर के भीतर होती है, अतः बुद्धि के अपराध का दंड सिर को ही तो दिया जाएगा कि नहीं? पिटी मीन्स कृपा, कृपा या दया। पापा का झापड़ सिर पर। बिंदी का सिर चक्कर खाने लगता। आगे पापा ही बोलते, वह बोलने की शक्ति भी खो देती। मूर्ख लड़की, यूं तो हर समय जुबान चलाती, पढ़ाई के समय खामोश। ढीठ और मूर्ख, मूर्ख और बेतुकी, बेतुकी और बेवकूफ। तुम पास नहीं हो सकती। पापा का स्वर निर्णायक होता। इतनी देर तक धनिया न मिलने से माँ भी खौल चुकी होती। नीचे से उबलती उफनती ऊपर आती और पापा के द्वारा बिंदी की पढ़ाई पर की गई टिप्पणी पर अपनी टिप्पणी नत्थी करती। यह तो घास छीलेगी और गोबर पाथेगी, इसके सिवा यह है किस काबिल? उधर बिंदी याद कर रही होती कि टीचर तो कहती हैं बड़ी प्यारी लड़की है, बड़ी होशियार लड़की है। क्या वे झूठ बोलती हैं? झूठ क्यों बोलेंगी? फिर क्या माँ गलत बोलती है? माँ तो कभी भी अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहती। फिर अनुत्तरित ही रह जाता। माता पिता की टिप्पणियाँ हर समय उसके साथ चिपकी रहती और भीतर ही भीतर उसकी ऐसी कुटम्मस होती रहती जो किसी को भी दिखाई नहीं देती थी। माँ पापा की लगभग दैनिक भविष्यवाणियाँ कभी भी किसी भी साल सच नहीं हुई। बिंदी हर वर्ष नई कक्षा में चली जाती, लेकिन पागल लड़की कभी कोई मेडल जीतकर नहीं लाई, कोई शील्ड, कोई इनाम लाती तो शायद कभी माँ पापा को खुश देख पाती। बीए करके उसने गृहाधिपति की घोषणा सुनी। बहुत पढ़ लिया, तुम्हारे जैसी फिसड्डी का पढ़ना भी किस काम का। दिल्ली में 2 PhD लड़कों को तो मैं ही जानता हूँ जो चपरासीगिरी कर रहे हैं। बीए की हैसियत ही क्या होती है? बिंदी के हाथों के तोते उड़ गए। अब क्या होगा, क्या करेगी? मन में धुंध भर गई, पर किससे कहे? कोई सखी न सहेली। एक सखी बनी थी, बड़ी प्यारी सी, परंतु उसकी जात ही माँ को पसंद नहीं थी। माँ चाहती थी दोस्ती अपनी ही बिरादरी में हो। टूटते मन ने बिंदी की आँखों को खूब भटकाया था, पर बिंदी को बिरादरी की गिनी चुनी लड़कियों में कोई भी दोस्ती के योग्य न लगी। अफसोस कि बिंदी के अपने विचार थे, अपने सिद्धांत थे। धृष्टता तो देखो लड़की की जात और सिद्धांतों की बात। यह नहीं होता कि जो बड़ों ने कह दिया आंख मूंद कर मान ले। फिर भी उस विजातीय लड़की से दोस्ती ही रखी। चोरी छिपे मिलती रही, भले ही केवल स्कूल में ही मिलती थी। घर से मिलने जाती तो टांगे साबुत रह जाती। क्या गुस्ताखी। हाँ, लेकिन उस दिन तो बदतमीजी की हद कर दी बिंदी ने। अमला की शादी के दिन। अमला? अरे वही विजातीय छोकरी। कई दिनों तक शादी में जाने की अनुमति के लिए माँ की खुशामद करती रही बिंदी, लेकिन माँ क्या बेटी से छोटी हो जाती, उसकी बात मान लेती। शादी से 2 दिन पहले अमला की छोटी बहन बुलाने आई थी। माँ ने बाहर ही बाहर यह कहकर विदा कर दिया कि बिंदी बीमार है। फिर ऐन शादी के दिन अमला के बाबूजी सुबह ही सुबह टैक्सी लेकर पहुँच गए। हाथ जोड़कर माँ से अनुनय करने लगे, बिंदी को भेज दें। अमला रो रो कर हलकान हुई जा रही है कि बिंदी क्यों नहीं आई। काफी देर की अनुनय विनय के बाद ही माँ ने बिंदी को जाने की अनुमति दी, साथ ही चेतावनी भी कि शाम से पहले घर आ जाए। बिंदी के तो मानो पंख ही उगाए थे। भले ही शादी में पहनने योग्य ढंग के कपड़े तक उसके पास नहीं थे। माँ की अधघिसी गुलाबी सिंथेटिक साड़ी पहन ली, ब्लाउज खूब ही ढीला था, उसके ऊपर से पल्लू ओढ़ लिया। अमला ने मेहंदी लगे हाथों से पकड़ लिया उसे, इस तरह जैसे अब कभी छोड़ेगी नहीं। दिन भर हर रस्म में वह दुल्हन के साथ लगी रही, लेकिन शाम घिरते घबराहट बढ़ने लगी और आखिर कहना ही पड़ा, मैं जाऊँ अमला? कहाँ जाऊँ? अमला ने नेत्र विस्फारित करके पूछा। घर। बिंदी का कंठ सूख रहा था। ठिठोली न कर बिंदी, मजाक नहीं, सच यार, माँ ने कहा है। क्या कहा है? अमला की शादी से पहले ही आ जाना। तुम समझती हो मैं तुम्हें जाने दूंगी? मेरा कोई अधिकार नहीं है क्या तुम पर? है
लेकिन केवल मन पर, तन पर तो मेरा भी अधिकार नहीं है। बिंदी ने कहना चाहा, लेकिन इतनी भीड़ के बीच यह कहना ठीक नहीं। जिनकी रोटी खा रही हूँ उनकी निंदा न होगी। वह बस विवश अश्रुपूरित आंखों से अमला को देखती रह गई। ठीक है, फिर मैं भी तेरे साथ चलती हूँ, हो जाए जो हंगामा होना है। अमला खड़ी हो गई। अमला की अम्मा ने पास से गुजरते हुए सुना, वे जल्दी से पलट कर आईं। अमला को बिठाया और बिंदी का हाथ पकड़कर एकांत में ले गईं। क्या बात है बिंदी? मैं घर जा रही हूँ आंटी। आखिर क्यों? माँ ने कहा था। कोई खास कारण है? नहीं। फिर क्यों जाने की बात करती हो? उन्हें मालूम तो है कि अमला की शादी में गई हो। लेकिन घबराहट और संकोच के दबाव में बिंदी का कंठ अवरुद्ध हो गया। लेकिन क्या? अमला की अम्मा झुंझला गईं। क्या तुम्हारी माँ नहीं जानती कि तुम्हें हम अपनी बेटी जैसा प्यार देते हैं? बस एक ही तो सहेली है तुम्हारी, फिर शादी में आई हो। अमला के बाबूजी तुम्हें लेकर आए हैं, इस पर भी तुम्हें डर लग रहा है तो मैं किसी से संदेश भेज देती हूँ तुम्हारी माँ के पास कि बिंदी कल लौटेगी। बिंदी निरुत्तर हो गई। अमला की माँ काम में व्यस्त हो गयी। थोड़ी देर में बिंदी को सूचना मिली कि अमला की बहन को उसके घर सूचना देने के लिए भेज दिया गया है। फिर बिंदी कुछ कहने, सुनने, पूछने का साहस नहीं जुटा पाई। अमला की स्नेहिल हथेलियों के बीच दबे उसके हाथ से हृदय तक ऊर्जा की धीमी परंतु सशक्त तरंगें जाती रहीं। कम से कम अमला की विदाई तक सामान्य बने रहने के लिए भी ऊर्जा अमला के स्नेह से ही ले पाई वह। अमला विदा होते हुए बिंदी से लिपटी तो उसकी ननदें बड़ी मुश्किल से उन्हें अलग कर पाई थीं। बेटी की विदाई के बाद सूना हुआ घर अमला की अम्मा को काटने दौड़ रहा था। वे आशा भरी दृष्टि से बिंदी की ओर देखकर बोली, तू तो आज न जाना बेटी। नहीं आंटी, मुझे तो जाना ही होगा। कल चली जाना बेटी, घर देख कैसा वीरान हो गया है। तू रहेगी तो सहारा मिलेगा मुझे। पर आंटी, माँ मुझे घर में नहीं घुसने देगी। फिर संदेश भेज दें तो? नहीं आंटी, प्लीज, मैं आपकी पीड़ा समझ रही हूँ, आप मेरी मजबूरी समझिए। बिंदी के हृदय से उठी लहर ने उसकी आवाज भिगो दी थी। अमला की अम्मा विदा करने बाहर तक आईं और उसको गले से लगाकर रो पड़ी। याद रखना बिंदी, मैंने तुम्हें अपनी ही बेटी माना है, भूल मत जाना मुझे। नहीं आंटी, आपको मैं कभी नहीं भूल सकती। आती रहूंगी कभी कभी, जब भी कॉलेज की जल्दी छुट्टी होगी या किसी और तरीके से। अमला की विदाई से निचुड़ा निरीह हृदय लेकर घर पहुंची तो माँ की भ्रिकुटी तनी मिली। हाथ में खड्ग होता तो माँ साक्षात काली लगती, लेकिन हाथ में चप्पल थी। अनगिनत चप्पल बरसाई माँ ने। चप्पल की दोहरी चोट होती है, तन पर भी लगती है और मन पर भी। बेचारी माँ की भी अपनी मजबूरी थी। न्यायकर्ता उस दिन दौरे पर जो गए थे। बिंदी किंग कर्तव्य विमूढ़ स्थिति में पिटती रही, कोई प्रतिवाद नहीं किया। जब माँ थक गई तो कड़कड़ाती जाड़े की उस शाम को ठंडे पानी से घर के बाहर नहाने की आज्ञा दी बिंदी को। आखिर वह विजातीय घर में 24 से भी अधिक घंटे बिताकर आ रही थी, शुद्धि तो आवश्यक थी कि नहीं। यह घटना भी बिंदी के मन में गहरे अंकित हो गई। कोई सखी सहेली तो थी नहीं। मन का बोझ मन में ही रह गया। बचपन की तरह उलाहने देना उसने छोड़ दिया था। ऐसी शिकायत का भी क्या अर्थ है जिससे किसी में कोई सुधार ही न हो। घर अपना तो कभी भी नहीं लगता था उसे, लेकिन अमला की विदाई और शिक्षा की समाप्ति ने तो अंदर से इतना तोड़ दिया कि उसे पल पल घर में रहने और एक एक निवाला खाने में आत्मग्लानि होने लगी। कब तक दूसरों के टुकड़ों पर रहूं? बाप पर बोझ बनने का क्या अधिकार है मुझे? और मैं भी कब तक इन लोगों के एहसानों के बोझ तले दबी रहूं? पर करूं तो क्या? किससे मन का बोझ बांटती, किससे राय मांगती? कोई संगी साथी नहीं था। मन चीसों की भाषा बोलता रहता और मुंह चुप लगाए रहता। जहाँ एकांत मिलता, आंखें बरस बरस कर दग्ध हृदय को शांति देने का प्रयास करती, लेकिन क्षणिक सफलता ही मिल पाती। बस इसी घुटन ने उसे हस्तशिल्प प्रशिक्षण संस्थान तक पहुंचा दिया। फिर 2 साल हस्तशिल्प में डूबकर ही उसके मन को जीने का बहाना मिल पाया। इधर डिप्लोमा मिला, उधर शादी हो गई। समर्पित सेवा और ईमानदार प्रयासों के बावजूद वह किसी को खुश नहीं कर पाई। शायद वे लोग नाराज न भी रहे हों, लेकिन बिंदी तो यही दुख लिए मर गई ना कि उसकी ससुराल वाले उससे असंतुष्ट ही रहे। अन्यथा क्या कभी भी किसी के भी मुंह से प्रशंसा के 2 बोल न फूटते? 2 न भी
तो एक या आधा ही सही। घर की आर्थिक स्थिति कोई अधिक अच्छी नहीं थी तब। बिंदी ने सोचा, यदि मैं भी सहयोग करूं तो घर को बल मिलेगा। गृहिणी के सारे दायित्व पूरे कर वह हस्तशिल्प सिखाने के लिए समय निकाल ही लेती। कक्षाएं तो नियमित चलने लगीं, लेकिन समय की खींचतान में उसका अपना अस्तित्व अंदर ही अंदर और भी दयनीय होता चला गया। उसे लगा कि फोड़ा अब कैंसर बन गया है। वह सोचती कि काश ऐसा कोई ऑपरेशन होता जिससे हृदय की सारी संवेदनाएं निकाल फेंकी जा सकती। उदासी की परतें साल दर साल उसके चेहरे पर जमती चली गईं। साथ ही संघर्ष चलते रहे, बच्चे पलते रहे। बहुत से सालों से संचित परिश्रम से अपना मकान बना। उसे घर बनाने की जिम्मेदारी अकेले बिंदी पर थी। भाग दौड़ थी, अथक परिश्रम था, लेकिन साथ ही थे उत्साह के स्फुलिंग भी। मकान बनाने की भाग दौड़ में हस्तशिल्प की कक्षाएं बंद कर दी गई थी। यहाँ सोफा रखेंगे, यहाँ दीवान। बच्चे तक उत्साहित थे। उनकी खुशी बिंदी को भी स्फूर्तिमय बनाए दे रही थी। वह किसी जादुई शक्ति के वशीभूत भाग दौड़ रही थी। जाने 4-4 या 6-6 हाथों से काम कर रही थी। जाड़ों की दोपहर में कहाँ धूप सेकना अच्छा लगेगा, गर्मियों की शाम को कहाँ पर बैठना भाएगा, बरसात में कपड़े कहाँ सुखाए जाएंगे, कौन सी चीज कहाँ रखी जा सकती है, यहाँ तक कि झाड़ू और पोंछे की जगह तक वह तय कर रही थी। यह जानते हुए भी कि सत्ता उसके हाथ में नहीं है, निर्णय का अधिकार उसके पास नहीं है। यह भूल भुलाकर वह सोचती, भागती, दौड़ती, उछलती, हंसती, बोलती जाती थी। बच्चों के कुतूहल में भी वह साझीदार बन जाती, बिना यह जाने समझे कि कुछ लोगों के कलेजे ऐंठ रहे हैं उसे देख देख कर। उत्साह का संक्रमण बच्चों और उनकी माँ से होता हुआ पिता को भी घेर बैठा। तुम फिर यहाँ भी क्लासेस शुरू करना चाहोगी? कुछ सोचकर बिंदी बोली, हाँ। सोच लो, वर्कलोड कितना बढ़ जाता है तुम पर। इसी बहाने थोड़ा हंस बोल भी लेती हूँ लड़कियों से। वैसे तो बिंदी ने वाक्य अधूरा छोड़ दिया। बोर्ड किधर लगवाओगी? छत पर, हॉल के दरवाजे के ठीक ऊपर। और भी जो जो सामान चाहिए लिखवा देना, अभी से ऑर्डर दे दूंगा। इधर घर तैयार होगा, उधर तुम्हारा सामान। बिंदी नए सिरे से सोचने लगी। अब नए सिरे से और बड़े स्वरूप में अपना काम करेगी। अधिक काम करने से आर्थिक मजबूती होगी। फिर एक नौकरानी रख लेगी। 1000 चायों से छुटकारा मिल जाएगा। जीना कुछ सरल, कुछ सुखद हो जाएगा। घर का प्लास्टर, रंगाई, पुताई, गृह प्रवेश सब संपन्न हो गया। अब छत पर बने हॉल के दरवाजे के ठीक ऊपर बोर्ड जम गया। हॉल में बेंचें, ब्लैक बोर्ड, मेज और कुर्सियां जम गईं। दीवारों पर बिंदी की बनाई सुंदर मोहक कलाकृतियां सज गईं। रात को घर का सारा काम निपटाकर जब वह दबे पांव नीचे से निकलकर जीना चढ़ रही थी, उसकी थकी देह के भीतर एक उत्साही दिल धड़क रहा था। हॉल की सारी साज सज्जा उसने अकेले ही की थी, इतना धीरे धीरे कि जरा सा भी आवाज न हो, नीचे किसी की नींद न टूटे। दीवार पर घड़ी टांकते हुए उसने देखा कि 3 बज रहे हैं। दबे पांव नीचे उतरकर उसने 2.5 घंटे की नींद ली थी और फिर सबके जगने से पहले उठकर अपनी दिनचर्या में जुट गई थी। नियमतः सांस उठी और कहीं से भी किसी भी सिरे से बड़बड़ाना शुरू। बिंदी की भाग दौड़ आज बहुत बढ़ी हुई थी। कुछ घंटों बाद ही सुप्रसिद्ध कलाकार सुमित्रा जी उसके हस्तशिल्प प्रशिक्षण संस्थान का विधिवत उद्घाटन करने वाली थी। लेकिन इस अतिरिक्त कार्यक्रम के कारण क्या बिंदी के दैनिक उत्तरदायित्व तो कम कर दिए जाते? कुकर में दाल चढ़ाकर वह ऊपर भागी। हॉल में दीप स्तंभ, दीप और माचिस रखने, मेज पर कश्मीरी टांकों की कढ़ाई वाली सफेद चादर बिछाई। फिर रंगीन रिबनों के कुछ मोड़ ठीक किए। कुछ फूलदानों को मेज पर सजाया और घूम घूम कर हॉल का निरीक्षण करती पुलकित होती रही। नीचे बरामदे से सास दहाड़ी, कुकर में दाल चढ़ाकर कहाँ गायब हो गई महारानी विक्टोरिया? बिंदी तेजी से जीना उतरने लगी। कल की पहनी चूड़ियां कलाइयों में झूम कर खिलखिलाई। मोरे ऊँटनी का छम छमाने से फुर्सत हो तो कुछ काम करे महारानी जी। बरामदे में आराम कुर्सी पर बैठी सास ने हिल डुल कर पैर और भी फैला लिए थे। 2 साल बाद नई चूड़ियां हाथों में डाली थीं। उन पर सास ने जो जलती दृष्टि डाली और ताना कसा था, बिंदी को बेध गया।
गैस बंद कर हाथ की चूड़ियां उतार कर रख दी। पुराने घिसे प्लास्टिक के कंगन पड़े थे, वही पहन लिए। बहू होकर इतनी ऊंची नाक, सास ने उसके हाथों को देखकर थोड़ी देर में कहा था। किसे दिखा रही है ये त्रिया चरित्र? मैं न झेलूंगी तेरी अकड़, समझी? बिंदी ने होंठ सी लिए। कैसी अकड़ू औरत थी। ये नहीं कि सास के पांव पकड़े, आंसुओं से चरण पखार कर क्षमा मांग ले। दाल बघारेगी तो कभी पूछेगी नहीं कि कितने चम्मच जीरा पड़ेगा। कपड़े धोते न पूछेगी कि किस साबुन से धोऊं। बस गधे की तरह सिर उठाकर पूछेगी, सब्जी क्या बनाऊं माँ जी? दाल कौन सी बनेगी? इधर बर्तन मांज रही है तो उधर कपड़ों का ढेर पड़ा है। उधर कपड़े धो रही है तो इधर फर्श पर पोंछा नहीं लगा। पता नहीं कैसे काम करती है कि सास को दिन भर बड़बड़ाना, बौखलाना और चिल्लाना पड़ता है। कभी कभी वे नहाकर अपने कपड़े खुद धोने लगती हैं और थपकी से कूट कूट कर कपड़ों को अधमरा कर देती हैं और फिर निचोड़ निचोड़ कर उनका पूरा दम निकाल देती हैं। ऐसा ही कल भी हुआ था। हॉकर को पूछा था कि पर्चे बंट गए। जिस लड़के को पोस्टर चिपकाने का काम सौंपा था उसके पैसे दिए। साइन बोर्ड, बेंचें, मेज और कुर्सियां बनकर आई थी। उन्हें ऊपर पहुंचवाया। सुबह सुबह कुछ लोग हस्तशिल्प की कक्षाओं के बारे में पूछताछ करने भी आ गए थे। चकरघिन्नी बनी बिंदी 10 बार जीना चढ़कर उतर चुकी थी। यही सब देख देख कर सास का मन खौल रहा था। अभी से ये नक्शे हैं, आगे क्या होगा राम जाने। लगता है यह तो मुझे नौकरानी बनाकर ही छोड़ेगी और खुद रानी बन बैठेगी। इस कलयुग में यही तो होना है। 10 बजने को आए, न नाश्ता न पानी, कुछ न पूछा गया। महारानी विक्टोरिया से फरफराती फिर रही है ऊपर नीचे। इसके तो पंख ही उगाए। बड़बड़ाते हुए सास अपने कपड़े कूट रही थी। शिफॉन की नई साड़ी इस तरह से तार तार हो गई कि फैलाने सुखाने की जरूरत भी बाकी नहीं रह गई। कहीं बिंदी न देख ले, यह सोचकर जल्दी से उसे गुड़ी मुड़ी कर अपनी अलमारी के ऊपर फेंक आई थी वे। आज वे सज धज कर उपन्यास लेकर बरामदे की आराम कुर्सी में धंसी बैठी थी। पेट में चूहे कूद रहे थे, सीने में आग धधक रही थी। ऐसे में पढ़ने में मन क्या लगता। उन्होंने चिंतन किया और निष्कर्ष निकाला कि अब बड़बड़ाने से काम नहीं चलने वाला, सख्त होना पड़ेगा। यह लाड़ से मानने वाली नहीं है, इसे ताड़ कर ही वश में करना होगा। ए उड़न खटोले वाली, पूरी शक्ति लगाकर चिल्लाई सास जी। बिंदी मेज की दराज में इंक पैड, इंच टेप, कैंची आदि सामान जमा रही थी। आवाज सुनकर उसके हाथों के साथ घिसे पुराने कंगन भी कांपे। व्यवस्था जहाँ की तहाँ छोड़कर वह जीने की ओर भागी। उसकी सूरत देखते ही नीचे से लपटें लपकी। महारानी, आज खाना तेरा बाप बनाएगा क्या? बिंदी ग्लानि और दुख से भर उठी, परंतु कर क्या लेती भला? दौड़कर चौके में जुट जाती और क्या। लेकिन नहीं, वह तो जीने की ऊपर वाली सीढ़ी पर ही बड़ी बड़ी आंखें किए बोली, आप मेरे बाप तक कैसे पहुंच गईं? सास अपनी चप्पल उतारते हुए बोली, नीचे आ तो बताती हूँ। इन्हें की छुआछूत के चलते न मेहरी रख सकती हूँ न खाना बनाने वाली। खुद ये किसी काम को हाथ लगाएंगी नहीं और रौब झाड़ना गरियाना सारे दिन। अंदर से आत्मग्लानि, पीड़ा, दुख, तनाव, घृणा, विद्रोह के अंधड़ उठने लगे। वह सरपट जीने से नीचे को दौड़ती हुई उतरी। क्षणांश में ही साड़ी में पैर ऐसा उलझा कि लुढ़कते हुए सीधे नीचे सास के श्री चरणों के पास गिर पड़ी। कनपट्टी के पास सिर फट गया था। खून का फव्वारा छूटा। मुंह और नाक से भी रक्त प्रवाह होने लगा। सास माँ जो हाथ में चप्पल लिए बहू के स्वागत में खड़ी थी, जड़ रह गई। बेचारी इतनी सीधी औरत। मोहल्ला जुटने लगा और वह हाथ की चप्पल भी न छुपा सकी। बिंदी को अस्पताल ले जाने की व्यवस्था हो रही थी और वह दुनिया से ही कूच कर गई। डरपोक कहीं की। चप्पल से पिटती तो क्या मर जाती नालायक। माँ से नहीं पिटी थी क्या? यथा संभव अभिनय क्षमता का सहारा लेकर सास पल्लू से आंखें पोंछती कह रही थी, जुबान दराज तो थी, निकम्मी भी, पर मैंने तो उसे बेटी सा प्यार दिया हमेशा। घर की मालकिन बना कर रखा उसे और वही बुढ़ापे में धोखा दे गई। सच ही तो कह रही थी बेचारी। अरे बिंदी तो मर गई, उसे अब क्या होना है। पर हे राम, बुढ़िया की सेवा कौन करेगा। अरे हाँ, एक बात तो मैं कहना भूल ही गई।
बड़ी लालची भी थी बिंदी। इसका प्रमाण उसके मरने पर ही मिला। संस्थान के उद्घाटन के लिए जो फूल, बुके और गुलदस्ते बन बनकर लोगों के हाथों में सज सज कर आ रहे थे, उन सबको अपने साथ ले गई वह। हाय रे, अर्थी पर भी कितना समेट कर ले गई।